दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 10 प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। यह वो क्वेश्चन है जो मैट्रिक के परीक्षा में लगभग आना तय माना जाता है। निश्चित ही यह क्वेश्चन हर साल देता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां से समझ लीजिए कि √3 दे दे, √2 दे दे, √7 दे, कुछ भी दे, तो इसके माध्यम से हम किसी को भी हल कर सकते हैं। किसी को भी हल कर सकते हैं। √3, √2, √7 कुछ भी हो, इसे हम हल कर सकते हैं। हम चूंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगभग हम लोग सभी जानते हैं कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, फिर भी इसे सिद्ध करना है। तो देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए चूंकि इसे सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई मेथड नहीं है, इसे हम सीधे सीधे मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसे लिखेंगे इसे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब समझ लीजिए कि यदि यह परिमेय संख्या तो इसके अंदर परिमेय संख्या का गुण होगा। अगर यह अपरिमेय है तो इसके अंदर अपरिमेय का गुण होगा। ऐसे इसे हम मान लिए हैं कि परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे हम परिमेय मान लिए हैं। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं √5 बराबर P/Q, परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती है। यहां पर लिख देंगे, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। P तथा Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0। सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ? सह अभाज्य का मतलब हुआ कि PHCF PQ बराबर 1। जब P और Q का HCF 1 होगा तो यह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखिए, यहां पर लिखे कि Q बराबर नहीं 0, यानी कि Q जो हर में है, जो बटे में है, जो नीचे है, वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी किसी भी संख्या के, मान लीजिए 3/0, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, यह अपरिभाषित है। इसलिए जहां भी 3/0 या कोई संख्या के बटा में यदि 0 आ जाए तो इसे हम अपरिभाषित लिख देते हैं। अब देखिए, यहां हम इतना जान गए हम लोग कि P और Q क्या है भाई, तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरी बात, जब यह P/Q के रूप में है तो इसका HCF क्या होगा, 1। अब बोलिएगा कि ये कैसे होगा? तो देखिए, मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 9/12, 18/13, 6/13, 12/8, कुछ भी। अब इन संख्याओं का हम HCF निकाल कर देख सकते हैं। यहां 12/8 है तो इसे हम 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 12, ये हो गया 3/2। 3 और 2 का HCF निकाल लीजिएगा
1 आएगा। यहाँ 6 और 13 का एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा। यहाँ 18 13 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा। इसको कटा दीजिए, 3 का 9 और 3 चौके 12, ये 3 और 4 है, इसका एचसीएफ निकाल करके देख लीजिएगा, हमेशा 1 आएगा। यानी कि परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या आ रहा है? 1। यदि 1 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि √5 परिमेय संख्या है। अगर 1 नहीं आया, किसी दूसरी संख्या को फॉलो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। देखिए, रूट हटाने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यदि हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और p/q का भी इधर स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो गया? 5 बराबर p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पर एक मान सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा ये p²। अब 5 में और q में गुणा करेंगे तो 5q²। 5 को इधर हम यदि लेते हैं तो p²/5 बराबर q²। अब हम क्या देखते हैं, यहां यही समझने वाला बात है। सबसे बड़ी बात यही है हम लोगों को समझना, यहां पर 5 p² को विभाजित कर दिया। अब बोलिएगा कि कैसे विभाजित कर दिया भाई? तो देखिए, p² को विभाजित किया इसलिए क्योंकि यहां पर पूरा अंक है। देखिए यहां पर देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या 8/2 है और एक 7/5 है। यहां पर बराबर में पूरा अंक कब आएगा? जब 2 8 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा तो यहां पर पूरा अंक आएगा। जैसे कि 2 एक बार में, 2 चौके 8, यहां पर पूरा अंक लिख दिए हम लोग। उसी तरह से यहां पर देखिए, अगर लिखना चाहें हम तो 5 से 7 विभाजित नहीं है, तो यहां पर कोई भी पूरा अंक हम लोग नहीं लिखते, 1 2 3 कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। और देखिए यहां पर p²/5, यानी कि 5 p² को पूरी तरह से विभाजित किया, क्योंकि यहां पर पूर्णांक है। p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है, संख्या है एक। तो यहां पर हम लिख देंगे कि 5 p² को पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। हो गया? इतना हम लोग सिद्ध कर लिए कि 5 p को विभाजित कर रहा है। इसके बाद देखिए, माना p बराबर 5c। अब सोच बोलिएगा कि ये c कहां से आ गया? हाँ, तो c आ गया क्योंकि p 5 से कट रहा है। तो 5 से मान लीजिए कि 10 या 15 5 से कटता है, तो 5 से ये कितनी बार में कटता है? तो यहां पर 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो देखिए, 15 5 में 3 बार गुणा करने से ये विभाजित हुआ। उसी तरह से p कुछ भी हो सकता है, 5 से कट रहा है, तो कितनी देर में कट रहा है? अब यहाँ पर 1 लिखें कि 2 लिखें कि 3 लिखें कि 5 लिखें, इसलिए सब को हटा करके यहां पर हम क्या लिख दिए? c। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहां पर हम लिख देंगे कि जहां c कोई पूर्णांक है,
जहां सी कोई पूर्णांक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर देख लीजिए आप लोग, इसको हम समीकरण 1 से भी दर्शा सकते हैं। लिख देंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब P कहां है, देखिए P का मान वहां से और समीकरण 1 है यहां, तो यहां पर है P स्क्वायर। तो देखिए यहां P बराबर क्या है, 5C, तो हम लिखेंगे 5C का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर P स्क्वायर है, बराबर क्या है 5Q स्क्वायर, बराबर 5Q स्क्वायर। अब इसको हम वर्ग करेंगे तो 5 5 है 25, C स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो 5 से 5 बार में 25 कैंसिल, ये कट गया, तो हो गया 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अगर 5 को हम उधर ले जाते हैं तो C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5। अब बताइए C भी क्या है, पूर्णांक है, कोई पूरा अंक है ये, और C इधर आ गया, यानी कि Q को 5 पूरी तरह से विभाजित किया, तभी तो यहां पर Q मिला, पूर्णांक C। अब क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे यहां 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5Q को भी विभाजित करेगा। पांच क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। बहुत लोगों को यह बात नहीं, यहां पर भी लिखे हम कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, कर रहा है तो Q P को भी करेगा। कैसे हो सकता है भाई, तो मान लीजिए कि कोई संख्या है ये 16, 16 को यदि दो से 16 विभाजित है, 16 को 2 कटा रहा है, तो 16 किसका वर्ग है, 4, तो 4 को भी 2 कटाएगा। यदि 2 16 को कटा रहा है तो 2 4 को भी कटाएगा। मान लीजिए कि 25 को 5 कटा रहा है, तो 5 25 का वर्गमूल क्या है 5, 5 को भी 5 कटाएगा। ठीक है, इसलिए यहां लिख दिए हैं हम कि क्यू स्क्वायर को यदि 5 विभाजित कर रहा है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अब जो बात समझना है अभी आप हम लोग को समझना है। देखिएगा यहाँ हम यहाँ देखें, हम यहाँ अभी देखें कि 5 P को विभाजित किया और यहाँ देख रहे हैं कि 5 Q को विभाजित किया। तो बताइए यहाँ P और Q का HCF क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है। पांच P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए HCF PQ बराबर 5। यदि हम किसी संख्या का HCF ज्ञात करते हैं तो जो HCF निकाले होते हैं जिस संख्या का, वो दोनों संख्या को विभाजित करती है। जैसे कि मान लीजिए कि 18 और 15 का हम लोग महत्तम निकाल दिए, HCF निकाल दिए, तो इसका HCF क्या होगा 3। तो हम देखेंगे कि 3 18 को भी विभाजित कर रहा है और 3 15 को भी, दोनों को। तो इसलिए यहां पर भी होगा कि 5 P को भी विभाजित किया और 5 Q को भी विभाजित किया, तो दोनों को विभाजित कर दिया, तो इसका HCF क्या हो गया 5। और यहां पहले हम लोग क्या लिखे हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसका HCF क्या होना चाहिए, एक सहअभाज्य संख्या है,
तो सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है 1। अब बताइए, यदि आप लोग मालूम नहीं है कि सहअभाज्य संख्या क्या है तो समझ लीजिए कि दो संख्याओं का जब HCF 1 होगा तो उन संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो गया। अभी यहां पर इसका HCF क्या आया 1, अभी इसका HCF यहां पर क्या आया 5। यहां हम लिखेंगे इस तथ्य से या इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अब देख लीजिए हम क्या माने हैं, 5 एक परिमेय संख्या इसको माने हैं, तो हमारी मान्यता गलत है, हम इसे गलत मान लिए हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव। हाँ तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। यदि कहीं नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इससे और भी सरलता से कोई वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दें ताकि आप इसे समझ जाए, क्योंकि ये मैट्रिक के परीक्षा में निश्चित ही आने वाला क्वेश्चन है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।